इन दिनों हरियाणा सुर्खियों में है। हरियाणा सुर्खियों में है दो पुलिस अधिकारियों की मौत के कारण। एक है आईपीएस पूरण कुमार जिन्होंने आत्महत्या की 7 अक्टूबर के दिन चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। दूसरे एक एएसआई ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम है संदीप कुमार, उन्होंने आत्महत्या की हरियाणा में। दोनों की आत्महत्या से पूरी तरह हरियाणा नेशनल डिबेट का विषय बना हुआ है। चर्चाएं हो रही हैं कि आफ्टर ऑल इस आत्महत्या के पीछे की कहानी क्या है। आत्महत्याओं में जिन लोगों की हत्या हुई है वो लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, इसके लिए थोड़ा सा फिलहाल एक ब्रीफ कहानी सुन लेते हैं और फिर इसके बाद के जितने भी एंगल्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। ब्रीफ कहानी कुछ इस तरह से है कि आईपीएस पूरण कुमार जो कि जाति से दलित हैं, दलित थे क्योंकि अब वो आत्महत्या कर चुके हैं। आईपीएस पूरण कुमार को उनकी मौत से एक दिन पहले, उनकी आत्महत्या से एक दिन पहले पुलिस की एक टीम से संदिग्ध रूप से गिरफ्तारी का डर लगता है। ऐसा क्या था? उन पुलिस अधिकारी के ड्राइवर को एक टीम ने पकड़ लिया था, रंगे हाथों, या कहिए रिश्वत के साथ पकड़ लिया था। किसी शराब कारोबारी से पैसे लेने का मामला था, रिश्वत लेने का मामला था। जब ड्राइवर को जिस टीम ने पकड़ा, दोबारा से सुनिएगा, ड्राइवर पकड़ा था पूरण कुमार का। ड्राइवर को पकड़ने वाली जो टीम थी उसमें थे संदीप कुमार। संदीप कुमार जिन्होंने कल अपनी जान दे दी। दोनों जानों में एक कॉमन कनेक्शन एक भ्रष्टाचार के मामले का। भ्रष्टाचार इस बात का कि रिश्वत ली जा रही थी। ड्राइवर को एक पुलिस की टीम ने पकड़ा। पुलिस की टीम ने जैसे ही ड्राइवर को पकड़ा, उधर आईपीएस पूरण कुमार ने अपने आप को गोली मार ली। कहानी सुनते ही प्रथम दृश्यता ऐसे लगती है कि जिस टीम ने ड्राइवर को पकड़ा था उसके दबाव में पूरण कुमार को डर लगा कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। इतने सीनियर ऑफिसर, वर्ष 2001 बैच के अधिकारी, उनको कहीं इस भ्रष्टाचार के आरोप में ना पकड़ लिया जाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक कहानी का पार्ट ऐसा प्रतीत होता है। फिर संदीप कुमार ने क्यों आत्महत्या की? आगे कहानी बढ़ती है। कहानी में निकल कर आता है कि पूरण कुमार जो कि दलित थे, उन्हें फंसाने के लिए यह सारा प्रयास किया जा रहा था। उनकी मौत की वजह से उनकी पत्नी, पूरण कुमार की पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा के अंदर, उनके द्वारा अपने पति की आज तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने दी गई। उनकी पत्नी ने अपने पति की डेड बॉडी को पीजीआई में रखवाया हुआ है, चंडीगढ़ पीजीआई में। आज कोर्ट के आदेश के बाद उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। ऐसे में मसला यह कि उनके दबाव में अब जांच पहुंचना शुरू होगी कि क्या यह भ्रष्टाचार का आरोप झूठा तो नहीं था। और ऐसे में कहीं जिस एएसआई ने खुद को गोली मार ली, वो एएसआई कहीं इस बात से तो नहीं डरा था कि यह जांच आते हुए उस तक पहुंच जाएगी। हर तरफ बहुत सारे प्रश्न। इन प्रश्नों में सबसे ऊपर जातिगत समीकरण। आईपीएस पूरण कुमार चूंकि दलित जाति से आते हैं, ऐसे में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मुद्दा बनकर भारतीय राजनीति में आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी रूप से उठाते हैं। चर्चाएं होती हैं कि क्या देश के अंदर दलित पढ़ लिख करके भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से संदीप कुमार की मौत हुई, जो कि ओबीसी से आते हैं, जाट थे, संदीप लाठर थे। हरियाणा में जाट जाति 25 से 30% तक आबादी का हिस्सा है। ऐसे में दूसरा सवाल यह कि जिसने आत्महत्या इस बात के कारण कर ली कि लोगों को यह पता चले कि यह आदमी जिसे जाति के ऊपर कार्ड खेल रहा है, असल में वो भ्रष्टाचारी था और वो भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जाति का कार्ड खेल रहा है। अब इन सारी कहानियों को अब आपको पूरी सिलसिलेवार तरीके से सुनना है। मैंने ब्रीफ इंट्रो इस बात का इसलिए दे दिया क्योंकि किरदार परिचय रहे और उस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आप सुनते चलें। कहानी का निष्कर्ष जो भी निकले आप कमेंट के अंत में बता दीजिएगा। पहले इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं, सिलसिलेवार घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली आईपीएस पूरण कुमार भ्रष्टाचार के डर से या दलित की होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट हुए। प्रयास करते हैं संदीप कुमार के आरोपों को समझने का कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। सारी बातों को कहानी के थ्रू शुरुआत से लेकर एंड तक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर से आप इस बात को पहचानने को स्थापित कीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप हैं संदीप कुमार, जो कि अब नहीं रहे।
आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित करते हुए एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आपने मरने से पहले अपना एक वीडियो बनाया, लगभग 6 मिनट का वो वीडियो था। उस वीडियो को पूरा मैंने भी सुना। उस वीडियो के अंदर आप अपनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी के साथ-साथ पूरण कुमार जिनको मरने से पहले नामजद कर गए, जिनके बारे में लिख गए, जिनके ऊपर आरोप लगा गए कि इनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, जिसमें डीजीपी ऑफ हरियाणा और तत्कालीन एसपी ऑफ रोहतक के नाम शामिल हैं, उनके बारे में भी आप चर्चा करते हुए दिखते हैं। आप डीजीपी को ईमानदार आदमी कहते हैं और ऐसा कहते हुए सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, यह कहते हुए कि उनकी दलित राजनीति के चलते डीजीपी साहब को हटाया जा रहा है, केस को घुमाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप है जिस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति ने इस पूरे मुद्दे को कास्ट पर कन्वर्ट कर दिया है और कन्वर्ट करके वो दबाव बना करके उन अधिकारियों को हटाने के लिए सरकार पर प्रेशर बना रहा है। इसलिए इन्होंने अपने आप की कुर्बानी भगत सिंह के तर्ज पर देने का निर्णय किया ताकि देश जागे और समझे कि एक भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से जाति का कार्ड खेल रहा है। ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ये कहते हुए कि मैं उस टीम में था जिसने उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। ये पता चले कि वो गिरफ्तारी सही थी, ये साइबर सेल के अंदर थे, ये उस सेल में थे जो कि लोकेशन ट्रेस करना, वॉइस रिकॉर्डिंग करना सारी काम करती थी। ठीक है साहब, ये इनके अंतिम समय की तस्वीर है और ये संदीप कुमार हैं और आप पी पूरण कुमार हैं। संदीप लाठर और पूरण एससी जाति से आते हैं। ठीक है साहब, आइए अब इन दोनों की कहानी में, क्योंकि हरियाणा के अंदर दो अधिकारी, एक उच्चस्थ अधिकारियों में से एक एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी और दूसरी तरफ एएसआई, यानी कि जहां से अधिकारियों का शुरू होता है क्रम, वहां पर बैठे अधिकारी। तो एक तरह से टॉप टू बॉटम अगर पुलिस की व्यवस्था को समझा जाए तो पहले ही हम इसे डिस्कस कर लें ताकि आप इस पूरी कहानी को और बेहतर तरीके से आगे समझते हुए चलें। देखिए, पुलिस के अंदर जो पद चिन्ह लगते हैं उनमें स्टार लगना शुरू हो जाते हैं जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। सब इंस्पेक्टर के एएसआई को सिंगल स्टार, सब इंस्पेक्टर को डबल स्टार, सब इंस्पेक्टर से ऊपर ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर जिसे सीआई बोलते हैं। कैप चेंज होते ही सीओ हो जाते हैं। उसके बाद में डीएसपी, ट्रिपल स्टार के साथ डीएसपी, एडिशनल एसपी, एएसपी के साथ में अशोक स्तंभ आता है और एडिशनल एसपी से ऊपर चलते समय फिर एसपी, एसपी से ऊपर कई जगह पर सीनियर एसपी जिन्हें आप एसएसपी कहते हैं, उसके बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद आईजी, आईजी के बाद एडीजी यानी कि एडिशनल डीजीपी और उसके बाद में डीजीपी। ये पुलिस का क्रम तरीका होता है। तो एक तरीके से कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल और उसके बाद एएसआई। एएसआई सबसे पहले स्टार रैंक में शुरू होने वाला पद है। तो एएसआई थे संदीप और यहां पर जो पूर्ण है वो आईजी और आईजी से ऊपर एडीजी यानी एडिशनल डीजीपी, उस कैडर के व्यक्ति थे। कई जगह अखबारों में इन्हें आईजी कोट किया गया है और कई जगह इन्हें एडिशनल डीजीपी कोट किया गया है। तो मैं अभी आईजी और एडिशनल डीजीपी दोनों पदनाम यूज कर रहा हूं। आप ऐसे समझिए कि राज्य की टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंचना, जो डीजीपी टॉप मोस्ट पोस्ट है, उस पर पहुंचने से पहले वाले पदों पर थे, सेकंड लास्ट या फर्स्ट लास्ट पोस्ट पर थे। ठीक है साहब, इनकी मौत के लिए इन्होंने जिन्हें जिम्मेदार ठहराया है वो दो पद क्रमांक भी जान लीजिए। देखिए, पुलिस व्यवस्था से मेरा वास्ता रहा है, ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा अनुभव साझा करते हुए बता सकता हूं कि पुलिस में जो सबसे प्रभावशाली पद होते हैं वो तीन ही होते हैं। प्रभावशाली से मतलब है जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है या जिनके हाथ में एक तरह से कहिए कि सबसे ज्यादा धाराओं पर या फिर नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकार होता है। सबसे ऊपर होता है डीजीपी, जिसका पूरे राज्य की पुलिस पर कंट्रोल होता है, लेके पोस्टिंग से, लेके प्रमोशन से, लेके ट्रांसफर से, सारी की सारी नीति निर्धारित करता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दूसरा व्यक्ति जो सबसे पावरफुल होता है पुलिसिंग के अंदर वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कई जिलों के अंदर पुलिस का जो जिला कप्तान होता है वो एसपी होता है, कई जिलों में एसएसपी होता है। जब जिले बड़े होते हैं तो वहां पर एसएसपी यानी सीनियर सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जिले का अधिकारी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आप कई जगह एसएसपी को सुनते हैं और राजस्थान के अंदर बहुत से जिलों में आप एसपी नाम से सुनेंगे, हरियाणा में भी एसपी सुनेंगे। तो दूसरा पावरफुल पद उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में एसएसपी और राजस्थान और हरियाणा के रेफरेंस में एसपी, वो जिले का जिला कप्तान होता है। और तीसरा जो सबसे पावरफुल पद होता है वो है चौकी का इंचार्ज, जिसे आप इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पद पर रहते हुए उसके पास थाना हो यह जरूरी नहीं है। बहुत सारे थाने अधिकारी, बहुत सारे इंस्पेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास थाने का पद नहीं होता है, यानी थाना प्रभारी नहीं होते। थाना प्रभारी जो कि चार्जेस को फ्रेम करवाता है कि हां भाई इन्होंने ये जुर्म किया है,
इस जुर्म के आधार पर इन पे ऊपर ये धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। उसके द्वारा जो धाराएँ लिखी जाती हैं, बाद तक वही डिफेंड होती हैं। अब वो जो थाना प्रभारी है, वो अपने अधीन में एक टीम बना लेता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, एएसआई भी हो सकते हैं, जिन्हें जाँच अधिकारी बना देते हैं कि आप इस मामले के बारे में जाँच करके रिपोर्ट लिख कर लाइए, मेरे ऊपर से साइन ले जाइएगा। तो कुल मिलाकर के पुलिस पदक्रम में ये 3 सबसे प्रमुख पद होते हैं। आप बीच में थे, कहां पर थे? एसपी से डीजीपी के बीच के पद में। सामान्यतः पुलिस महकमे में जो पद फील्ड पोस्टिंग में काउंट नहीं होते, उन्हें हाशिए का पद माना जाता है। हाशिए से मतलब है कि उनका कोई रौला नहीं होता है। पुलिस में जब आप एंट्री करते हैं तो रौला बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। मतलब एक तरह से पुलिस की व्यवस्था में पुलिस वालों को ऐसा देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश पुलिस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अंग्रेजों ने भी पुलिस के माध्यम से हम पर शासन किया, और आज भी जहां-जहां पर भी कोई ऐसी घटना घटती है, जहां पर सरकार को अपने अपोजिट चल रही आवाजों को दबाना होता है, तो भी वो पुलिस के माध्यम से ही शासन कर रही होती है। पुलिस अगर आपके साथ है तो देश में शांति है, राज्य में शांति है, और पुलिस ही अगर गुंडे के रूप में है तो उससे ज्यादा बड़ा अपराधी फिर कोई नहीं हो सकता। फिर वर्दी के अंदर गुंडे के रूप में पुलिस ही पाई जाती है। बहुत सी जगह आपने फिल्मों में ऐसा देखा है कि पुलिस चाहे तो ये कर सकती है, पुलिस चाहे तो वो कर सकती है। कहीं ना कहीं वो सत्य के बहुत नजदीक भी है। हालांकि पुलिस में इंटरफेरेंस करने का काम करता रहता है प्रशासनिक अधिकारी, जो होता है एक आईएएस ऑफिसर। सामान्यतः पदक्रम में जब आप देखते हैं तो आईएएस अधिकारी आईपीएस से ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में आईपीएस ऑफिसर्स जो एसपी पर हैं या डीजीपी पर हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अपने पदक्रम में हमेशा यह लगता है कि कप्तान हम ही हैं, हम ही निर्णय लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि एक जिले में अगर गोली चलाने का आदेश देना है तो एसपी खुद से नहीं दे सकता, उसे जिलाधीश महोदय यानी कलेक्टर से पूछ कर देना होगा। तो यानी एक तरह से आईएएस और आईपीएस में एक रार चलती रहती है, एक झगड़ा चलता रहता है। आईएएस ऑफिसर्स जो कि पद के हिसाब से ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, या फिर कहा जाए तो उनके पास में जर्नलिस्टिक पावर ज्यादा होती है। महकमे के हिसाब से पुलिस के पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन आईएएस और आईपीएस लॉबी अक्सर हर राज्य में झगड़ते हुए पाई जाती हैं। आईएएस लॉबी चाहती है कि वो आईपीएस लॉबी पर अपना असर बनाए रखे, लेकिन कई आईपीएस ऑफिसर्स अपना काम बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो आईएएस को वो दरकिनार कर जाते हैं। इसी से झगड़े को बचने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लाई गई थी। हमारे देश के अंदर बहुत सी जगह, जैसे जयपुर कमिश्नरेट है, तो यहां पर आईपीएस ऑफिसर को आईएएस से वो परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कमिश्नर खुद वो परमिशन दे देता है। ये बीच का रास्ता निकाला गया कि बड़े शहरों में नियंत्रण स्थिति पर कैसे लाया जाए, कानून व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। ठीक है, ये सारी व्यवहारिक जानकारी आपको रहे तो अब आप इस पूरी व्यवस्था को समझ पाएंगे, इस पूरे केस को डिकोड थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल फिर वापस लौटता हूं, आप कभी ना कभी एसपी भी रहे होंगे, क्योंकि आप आईपीएस थे, आप उसके बाद के जो पदक्रम पे रहे। फिलहाल आप आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या एडीजीपी, जैसा पुलिस के अंदर बताया गया, अखबारों में बताया गया, उस पद पर थे, और आपने आत्महत्या कर ली। और आप एएसआई थे, यानी कि ये दोनों ही की पोजीशंस नहीं थी, ये दोनों ही पदक्रम के अंदर या तो शुरुआती या मध्य की पोजीशंस थी। लेकिन आपने मरते समय जिन पर आरोप लगाया, उनमें दो सबसे बड़े नाम थे। 15 लोगों पर आरोप लगाया, लेकिन जो दो सबसे बड़े नाम थे, उसमें राज्य का मुखिया डीजीपी, और जिले का प्रभारी, जिस जिले के ये थे, रोहतक, जहां पर इनका काम चल रहा था, उस रोहतक जिले के एसपी पर इन्होंने आरोप लगाए। यानी कि दो टॉप नॉच पोजीशंस, मैंने 3 का नाम लिया, उन 15 में शायद थाना प्रभारी का नाम भी होगा ही। तो इस तरह से इन्होंने तीनों की पोजीशंस को टच कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार। अमनीत पी कुमार 2001 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। पति पत्नी दोनों हरियाणा में ही पोस्टेड थे। अमनीत पी कुमार फिलहाल हरियाणा सरकार के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को संभाल रही हैं। एक तरह से कहिए, राज्य सरकार के पास में हालांकि ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन एक तरह से फॉरेन कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। जिस समय पर पी कुमार मरे, उस समय पर, जिन्होंने आत्महत्या की, उस समय उनकी पत्नी जापान थी, मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर थी। जापान के अंदर उस समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा जो जापान पवेलियन बना है, उसके निरीक्षण पे थी, साथ साथ थी सरकार के, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ यात्रा पर थी। ठीक है साहब, फॉरेन कोऑर्डिनेशन का काम संभाल रही थी राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये इतना हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन परिवारजनों से मिलते दिख रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन यहां क्या कर रहे हैं? इनका तर्क यह है कि जो व्यक्ति मरा, उसने सुसाइड नोट पर अपने मरने के कारणों में खुद का दलित होना कई बार मेंशन किया है। यह मेंशन किया है कि उसके दलित होने के कारण उसका राज्य में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पुलिस विभाग के द्वारा, आईएएस लॉबी के द्वारा तमाम जगह पर उनके साथ में बर्ताव दोयम दर्जे का किया गया, उनको इज्जत नहीं दी गई। उससे दुखी होकर के
उन्होंने एक पूरा सुसाइड नोट लिखा और जिन जिन से वो प्रभावित थे उनका नाम लिख करके खुद को गोली मार ली। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पर हाजिर होकर के अपनी तरफ से शोक संतप्त परिवार को अपनी बात रखते हैं। साथ में देश में सरकार के सामने ये मांग रखते हैं कि दलित इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहा है तो फिर बाकी लोगों का क्या हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा की कास्ट सेंसस भी बता देता हूं। कास्ट की डेमोग्राफी भी यही समझते चलिए। हरियाणा की 100% पॉपुलेशन में लगभग 25 से 30%, हालांकि जनगणना हुए लंबा टाइम हो चुका है, 2021 में होनी थी वो अब तक नहीं हुई है। 2011 के आंकड़ों को अगर देखें तो 25 से 30% अनुमानित यहां पर जाट है हरियाणा के अंदर। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो 20 से 21% बताई जाती है वो दलितों की है हरियाणा में। लगभग 50% दलित और जाट का है। उसके बाद बची हुई 50% में बाकी जो 36 बिरादरियों के बचे हुए लोग हैं वो आते हैं, जिसमें कि पंजाबी समुदाय भी है, तो ब्राह्मण भी है, तो राजपूत भी है, तो सैनी भी है। तमाम वो जातियां जो होती हैं वो सब बाकी जातियों के अंदर आती हैं। इस बीच में जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी एक काफी इफेक्टिव पॉपुलेशन यहां पर है। कुछ एक जगह पर जैसे नूह जगह पर वहां पर उनका परसेंटेज काफी है। इस पूरी डेमोग्राफी को क्यों बताया गया, कास्ट डेमोग्राफी को? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इसका बहुत महत्व रहा है। हरियाणा की राजनीति लंबे समय तक जाट केंद्रित रही, क्योंकि 25 से 30% जिनका वोट है, इसी कारण से यहां की जो पार्टी जेजेपी पार्टी है वो अक्सर जाटों की राजनीति के लिए जानी गई। कांग्रेस ने जाट और दलित को साथ लेकर के यहां पर शासन किया। बीजेपी यहां पर जब आई तो 36 बिरादरियों का नारा लेकर आई। इसी के चलते पहले खट्टर साहब सरकार में थे, उसके बाद में हटाकर नायब सिंह सैनी आए। मतलब जाट और दलित का ऑल्टरनेटिव देकर बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की थी। लेकिन बिना दलित के हरियाणा की राजनीति संभव नहीं थी। इसलिए दलित के अंदर भी एक सब कैटेगराइजेशन है, यानी कि दलित में भी एक उच्च दलित है और एक निम्न दलित है। तो जो निम्न दलित है, यानी कि वो दलित जिसको दलित भी दलित मानता है या फिर दलित भी अपने से छोटा मानता है, जिस दलित को लेकर के समाज में समानता नहीं है, दलित समाज जिन्हें अपने से नीचा मानता है, उनको पकड़ने का काम बीजेपी ने किया। और ये जो इनकी कास्ट केमिस्ट्री है या फिर ये कहिए कि सोशल इंजीनियरिंग है जो कास्ट के अंदर की गई, इसके चलते इन्हें उत्तर प्रदेश में भी फायदा हुआ। इसके चलते बिहार में नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर जो वो करते हैं, अति दलित महादलित के नाम पर जो राजनीति करते हैं, या ये वाली जो गणित है ये यहां पर भी लागू की गई, हरियाणा में भी। और इसका बीजेपी को यहां फायदा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीतने के पीछे का बड़ा रीजन एक तो सीएम जाट ना बना करके किया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सीएम फेस पर हमेशा किसी जाट को या फिर किसी दलित को देख रही थी। वहीं इन्होंने नायब सिंह सैनी को स्थापित करके अन्य जातियों में एंटी जाट इनकम्बेंसी या फिर जो एंटी दलित थी वो जाति को इकट्ठा करके इन्होंने अपना सीएम बनाया। इस तरह की जातीय समीकरण है। तो राहुल गांधी जी जब यहां पर प्रेजेंट हैं, तो जब वो दलित की बात कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस बहुत ही अच्छे से इलेक्शन में कॉन्फिडेंट थी कि वो इलेक्शन जीतेगी विधानसभा का, लेकिन वो नहीं जीत पाई। उसके पीछे के समीकरणों में कुछ भी कारण हो, लेकिन कांग्रेस फिलहाल के लिए इस जगह पर पहुंच करके जो दलित का मुद्दा उठाई है वो राष्ट्रव्यापी रूप से उठाई है। ठीक है। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर की तरह चिराग पासवान जी यहां पर एनडीए की तरफ से पहुंचते हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक दलित चेहरा है, तो यहां पर पहुंच करके वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाएगी। हेडलाइंस हैं कि साहब हरियाणा के अंदर आईपीएस पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड किया। आईपीएस ऑफिसर की वाइफ जो है वो कह रही हैं कि जब तक जिम्मेदारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम ना होने दिया जाए। और जब से संदीप कुमार ने सुसाइड किया है तब से संदीप कुमार के परिवारजन कह रहे हैं कि जब तक अवनीत कुमार जो कि ये आईपीएस ऑफिसर की वाइफ हैं ये गिरफ्तार नहीं हो जाती तब तक हम संदीप कुमार का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो गिरफ्तारियों के लिए यहां पर पोस्टमार्टम पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस अब पूरी डिटेलिंग को जीरो से शुरू करके चलते हैं। हालांकि ये पूरी ही स्टोरी में मैंने आपको किरदारों का परिचय ही बहुत देर तक दे दिया, लेकिन ये किरदार परिचय अनिवार्य था, तभी जाकर के आप इस पूरी कहानी से रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए एएसआई से बात शुरू करते हैं। एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड की और अपने मामा के मकान में उनकी डेड बॉडी मिली। जहां पर मामा का खेत था वहां पर एक सेंटर बना हुआ था, जगह बनी हुई थी, वहां पर इन्होंने अपने आप को गोली मारी। ये है संदीप कुमार। इन्होंने जो अपना वीडियो बोला वो वीडियो पूरा 6 मिनट का है। मैं यहां पर तो इसको प्ले नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे ट्विटर पर जाकर सुन सकते हैं। ये अपनी तरफ से बात कहते हैं कि मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। इन्होंने जो बात वीडियो में बोली वो बात इन्होंने सुसाइड नोट पर भी लिखी और भगत सिंह से प्रेरणा पाते हुए सच्चाई के लिए अपने आप को गोली मारकर सुसाइड करने को इन्होंने रेफरेंस माना कि जब तक मैं खुद को गोली नहीं मारूंगा
तब तक लोगों में चेतना नहीं आएगी, लोग तब तक दलित की राजनीति से ही प्रभावित रहेंगे। उन्हें यह लगता रहेगा कि एक दलित के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए हरियाणा में ऐसा हुआ। मैं खुद को गोली मारकर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन पर आरोप लगे वो ईमानदार लोग थे, गिरफ्तार मैंने किया था, भ्रष्टाचार का आरोप था, भ्रष्टाचारी ने इस तरह से इसको बदल दिया कहानी को, क्योंकि जो ये आईपीएस ऑफिसर जिनकी मौत हुई है, इनके जो साले हैं, ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। भटिंडा के अंदर मैंने गूगल पर जो जानकारी निकाली उससे पता चला, और भी आप चेक कर लीजिएगा। राजनीति में कनेक्शन है, इनकी पत्नी बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, सरकार के बहुत करीबी हैं, तो कहीं उनकी इमेज को नुकसान ना पहुंच जाता, उनकी राजनीति को नुकसान ना पहुंच जाता, पत्नी की इमेज को नुकसान ना पहुंच जाता, इसलिए इस डर में कि कहीं रिश्वत में मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। ऐसा कहकर संदीप कुमार ने बताया कि जो पूरण कुमार मरे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो संदीप कुमार की पूरी कहानी में जो सार है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पढ़ना चाहेंगे तो ये पूरा कंटेंट हम टेलीग्राम पर या हमारी वेबसाइट अंकिtinspirindia.com पर भी आपसे साझा कर देंगे। इन्होंने कई आरोप लगाए, उनमें से था राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील का मामला। इसमें इन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र बिजारनिया जो हैं, जो एक ईमानदार ऑफिसर, नरेंद्र बिजारनिया उस समय रोहतक के एसपी थे, जिन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए, या फिर कहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में जो, अच्छा मैं इस बीच में फिर से एक बार याद आपको दिला दूं, जो शुरुआत में मैंने बताया था, इस पूरी कहानी को अगर एक बार के लिए आप देखें तो यहां पर लिखा है कि इनके सामने नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे, इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे, उन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान हमेशा ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ो अपनी सैलरी से गुजारा करते थे। इन्होंने पुलिस कर्मचारियों का भला किया। आईजी जिस दिन पोस्टेड हुए, उन्होंने देखा कि ऑफिस में किस कर्मचारी की क्या जाति है, उन्हें हटाना शुरू कर दिया और अपने करप्ट आदमी लगाने शुरू कर दिया। अब इस कहानी को थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। नरेंद्र बिजारनिया रोहतक एसपी थे जिस समय सुसाइड हुआ था, किसका? आईपीएस पूरण कुमार का। उस समय जब सुसाइड हुआ था तब नरेंद्र बिजारनिया एसपी थे, और नरेंद्र बिजारनिया की ही संभावित टीम ने उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। जो गनमैन और ड्राइवर के बारे में चर्चा आ रही है, सुशील कुमार नाम का जो व्यक्ति है, जिसको रंगे हाथों इन्होंने पकड़ा पूरण कुमार की मौत से एक दिन पहले, तो असल में पूरण कुमार का परिवार नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है कि उन्होंने जानबूझकर हमारे पति को फंसाना चाहा। वहीं दूसरी तरफ संदीप कुमार जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे, तब नरेंद्र बिजारनिया के पक्ष में बयान देकर जाते हैं कि यह अधिकारी तो बहुत ईमानदार अधिकारी है, लेकिन इस ईमानदार अधिकारी ने उस आदमी को, जो आदमी अपने सीट पर आकर के पहले जाति ढूंढता था, कौन सी जाति के लोग यहां हैं, उन्हें अपने अनुसार लूंगा, और अपने हिसाब से वो अपनी जाति के अनुसार उन्हें हटाता था और लगाता था, और अपने करप्ट आदमियों को अपने साथ रखता था। उस पर जब कार्रवाई करने का प्रयास हुआ, तो यह आदमी नरेंद्र बिजारनिया पर ही आरोप लगाकर मर गया कि मैं इसके कारण मर रहा हूं। ठीक है, गनमैन सुशील जो था, जो कि आईपीएस जो मरा पूरण कुमार है उसका गनमैन था, उन आदमियों को पता था कि किस फाइल में गलती है क्या, और लोगों को बुलाकर पैसे मांगने शुरू कर दिया। अब ये फाइल की कहानी क्या है ये जान लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि थाना प्रभारी और एसपी ये तो हो गए सबसे प्रभावशाली पद, बीच के पदों का क्या हुआ? जैसे डीएसपी, एडिशनल एसपी, इन पदों का क्या होता है? असल में क्या होता है, पुलिस के अंदर फिर चैनलाइज कर दिया जाता है कि अगर एसपी तक फाइल जानी है तो वाया डीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी तक जाएगी। कई बार एसपी सुपर सक्रिय होकर के सीधा थाना प्रभारी से सेटिंग कर लेते हैं, बीच के इन लोगों से कह देते हैं कि फाइल को सीधा आने देना, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, बहुत से केसों के अंदर जैसे डीएसपी को अकाउंटेबल कर दिया जाता है, जैसे कि पॉक्सो के मामले हो या फिर महिलाओं से जुड़े मामले हो, रेप के मामले हो, तो फिर डीएसपी थाना प्रभारी को मॉनिटर करता है। तो कई बार आपके पास वो पावर होती है जिससे आप नीचे के काम को प्रभावित कर पाते हैं। ये जो की पोजीशंस हैं जिनमें लड़ाई असल में इसकी पावर की चल रही होती है, ऐसे ही एसपी से भी ऊपर की कई फाइल जो डीजीपी तक जानी होती हैं, वो वाया चैनल आईजी होकर जाती हैं। आईजी क्या होता है? आईजी पूरे संभाग का एक तरह से एसपी कहिए। तो कई बार आईजी अति सक्रिय होकर आई मतलब एसपी को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, उनके कामों में प्रभाव डालने लगता है। तो एसपी में एसपी की जो फाइल है उस पर आईजी का इंटरफेरेंस बढ़ने लगता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, जांच मांग ली, तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है, जांच मांग ली। फिर वो फाइल चलकर आती है और उस फाइल में कमियां होती है, तो उसका प्रोफाइल खराब होता है एसपी का। तो फिर एसपी को दबा के रखने के लिए ये बीच के जो पद हैं ये चल रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त जो है वो कलेक्टर पर प्रभाव जमा के अपनी पावर सिद्ध कर रहा होता है। एनीवे, लेकिन फिर भी पावरफुल कलेक्टर ही जिले के अंदर होता है। अब क्या होता है कि यहां पर गनमैन की मामले की बात है कि बोले कई फाइलें जब पहुंचती थी वो उसमें गलतियां निकालता था, और गलतियां निकालकर पैसे मांगने का काम शुरू करता था। इनको पता होता था किस फाइल में क्या गलती है, और ऐसे में जब ये लोग पैसा मांगते थे, इसकी पत्नी आईएएस है और साला विधायक है, और न्याय हमेशा जनता करती है। तो मैं आज सच्चाई बता रहा हूं
जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई थी, उसी से डरकर इसने सुसाइड किया है, ऐसा कहते हुए संदीप ने खुद को गोली मार ली। कहा कि गनमैन और ड्राइवर की मिलीभगत थी। ये एक जगह से रिश्वत कलेक्ट कर रहे थे। वे पैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में ही रह गए और ये गाड़ी लेकर के चला गया था। तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, ऐसा संदीप बताते बताते गए। और उन्होंने अपनी तरफ से जाते हुए यह भी कहा कि डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है। ये आईएएस लॉबी चाहती है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, इससे आप इस बात को रिलेट करिएगा कि डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है। ये आईएएस लॉबी ये चाहती है कि डीजीपी चले जाएं और हम मलाई खाएं। ये देश का नाश कर रहे हैं, इसलिए भगत सिंह की तरह ये ऐसा काम करते हुए चले गए। ठीक है, ये अपनी बात को पूरी तरह से मैंने आपको बीच बीच में से बता दिया, जो आपको यहां से पता होना चाहिए। पैसे की कुल मिलाकर बात थी, और बात में ये कि पैसे सुनारिया से सुशील कुमार ने लाकर दिए थे। गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, इसकी बेटी ने लिए थे। इससे पता चल गया कि पैसे की बात सामने आई, इसलिए सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये मतलब पूरण कुमार के बारे में जो बात है, जो आरोप लगा उनके बारे में। अब पूरण कुमार का भी पक्ष जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे ताजा जो अपडेट है आपने वो जान लिया। पूरण कुमार पर आरोप लगा रिश्वत के पैसे का, कि रिश्वत ली थी, इस चक्कर में उन्होंने पकड़ में ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब यहां से पहला एक मामला तो सेटल करते हैं, और वो ये कि क्या भ्रष्टाचार एग्जिस्ट करता है। देखिए, कितना भी सरकारें अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला कर कह दें कि हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, हमने काला धन समाप्त कर दिया, सब आपकी आंखों के सामने है, और जो पावर में है उन्हें सब पता है कौन भ्रष्ट ऑफिसर है, कौन कितना पैसा मंथली खाता है, कौन कितना पैसा इधर से उधर करता है। अगर ये बात मैं बोल करके सच पहली बार बता रहा हूं, तो फिर मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह पुरस्कार के लिए नामित कर दिया जाना चाहिए। ये इतना ओपन सीक्रेट है कि बस ये सीक्रेट ज्यादा है, ओपन कम है ना। सबके बारे में सबको पता होता है। ऐसे में इनका जो आरोप है, ये आम जनता को बताने के लिए था कि सुन लो दुनिया वालों, वो भ्रष्टाचारी था। महकमा सबके बारे में सब जानता है। एसपी साहब की कितनी बंधी हुई है, कि इंचार्ज साहब की कितनी है, कि डीएसपी का कट कितना है, कि सबका। ऐसा नहीं है कि पूरा महकमा करप्ट होता है। बहुत से लोग यहां पर, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि हर महकमे में कुछ ईमानदार लोग भी हैं। इस तरह से हम यूनिवर्सल सबके ऊपर कवर नहीं डाल सकते कि साहब ये पैसे लेते हैं और ये पैसे नहीं लेते। ठीक है, इसके जो इनके आरोप थे, अब इनकी गंभीरता आरोपों पर तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये खुद को मार लिए कि भाई देखो, मैं बताने के लिए कि देखो ये आदमी भ्रष्टाचारी था, लेकिन फिलहाल ये कह रहा है कि डीजीपी को हटाओ, एसपी को हटाओ, इसके परिवारजन पीछे पड़े हुए हैं, वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जाति का कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा कहते हुए ये खुद को गोली मार लेते हैं। अब चलते हैं पूरण कुमार की कहानी पर। अब इनकी कहानी सुनिए साहब। ये हरियाणा में तैनात हैं, 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार, जो कि आईएएस ऑफिसर है, 2001 बैच के ऑफिसर है। स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती रही हैं। 2025 में, आप 7 अक्टूबर 2025 को इन्होंने खुद को गोली मार ली, चंडीगढ़ के अपने घर के अंदर। चंडीगढ़ के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी तो है ही है, वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, और वहां पर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से उपराज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से बिठाए हुए हैं, ऐसे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल गुलाब चंद कटारिया हैं, जो कि बीजेपी के नेता थे, राजस्थान से ही थे। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर जो सरकार है, वो एक तरह से कहिए कि यहाँ की पुलिस केंद्र के सीधे कंट्रोल में होती है। चंडीगढ़ की पुलिस जैसे दिल्ली की पुलिस कंट्रोल में होती है। ये एडिशनल रेफरेंस में मैं आपको बताता चल रहा हूं, सो दैट आप आगे की कहानी को आप रिलेट कर पाए। आगे चलते हैं। आईपीएस पूरण कुमार जो हैं, ये सुसाइड करते हैं 7 अक्टूबर को अपने घर के अंदर, चंडीगढ़ वाले घर के अंदर सुसाइड होता है इनका। इनके शरीर पर गन शॉट के निशान मिलते हैं, और उसके बाद में इन्हें, ऑब्वियस सी बात है कि जब सुसाइड होता है तो ये ऑटोमेटिक पुलिस केस बन जाता है, और केस बनता है तो फिर इसके लिए पोस्टमार्टम होना होता है। नेचुरल डेथ में इसे कंसीडर नहीं किया जाता, तो जांच की जाती है, और जांच के नाम पर पुलिस इसको जांचती है। लेकिन चूंकि इनकी वाइफ यहां नहीं थी, इनके दो बेटियां हैं, इनकी वाइफ जापान गई हुई थी सीएम के साथ में, तो वहां से ये लौटकर अगले दिन आती हैं, और अगले दिन आकर के पोस्टमार्टम होने से पहले जो इन्होंने मरते समय नोट लिखे थे, उनके आधार पर जिन जिन पर आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी की मांग करती हैं कि भाई पोस्टमार्टम मैं नहीं होने दूंगी जब तक जिनके नाम सुसाइड नोट पर लिखे गए हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। ठीक है साहब, तो ये उनकी आखिरी तस्वीर है जो बाहर आई, और ये इनका फाइनल नोट है जो कि लैपटॉप से लिखा गया था, जो बरामद हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस लैपटॉप तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस लैपटॉप की जांच करना चाहती है कि उस पर किसके टाइप किए हुए निशान हैं, ये टाइप किसी और ने किया था या इन्हीं का टाइप किया हुआ था, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल के लिए ये लेटर्स यहां से प्राप्त होते हैं। हरियाणा सरकार के साथ में अब ये मामला निकल कर आता है कि इन्होंने ये जो अपना सुसाइड नोट लिखा, जैसे संदीप कुमार ने अपनी 6 मिनट की वीडियो और 4 पेज लिखे, ऐसे पूरण कुमार ने भी अपना पूरा की पूरा नोट लिखा, इवन वसीयतनामा तक लिख करके ये खुद को गोली मारे। यहां पर जो बात निकल कर आती है, इसमें
ये अपनी तरफ से कई पुराने मुद्दे निकाल कर लाते हैं और वो लिखते हैं कि पिछली साल की बात है, जब वो अपनी ऑफिशियल कार से स्टेट डिपार्टमेंट तक आ रहे थे, तब उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे मेरे पद के हिसाब से दूसरी गाड़ी दीजिए। अच्छा, पुलिस में इस काम का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पहले इसको भी समझ लीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे होता है ना, सरकारी नौकरी के पीछे सबसे बड़ा क्रेज़ किस बात का है? एक तो जो आपको सलामी मिलती है, उस बात का, और दूसरा जो आपको गाड़ी मिलती है। गाड़ी का अपना एक रौला होता है, जैसे राजस्थान के अंदर एसपी को स्कॉर्पियो दे रखी हो या फिर कहीं पर कोई और बढ़िया गाड़ी दे रखी हो। इस तरह से गाड़ियों से भी डिग्निटी तय होती है कि किसको कौन-सी गाड़ी मिली हुई है। पद के हिसाब से अगर छोटी गाड़ी रह जाती है या फिर आपको पद ऐसा दे दिया जाए जो खाँचे का हो। खाँचे का पद का मतलब क्या होता है? आप हैं बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लेकिन पद आपको ऐसा दे दिया जहाँ काम ही नहीं है। ऐसे में इनका आरोप था पिछली साल का कि इनको जो गाड़ी दी गई थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी और इस तरह की सेलेक्टिव थी जो इनके लायक गाड़ी नहीं थी। ये उस समय भी बढ़िया पद पर थे पिछली साल, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इन्होंने एक और मुद्दा उठाया और वो ये था कि इनके प्रमोशन के साथ में जस्टिस नहीं हुआ। इनके साथ के जो और बैचेज़ हैं, उनको तो सही समय पर प्रमोशन मिला, लेकिन इनके प्रमोशन में एक जैसी यूनानिमिटी नहीं फॉलो हुई। इनके एलिगेशन हमेशा ये रहे कि प्रमोशन में भी इन्हें एससी कैटेगरी का देख करके डिस्क्रिमिनेट किया गया। इनके आरोप थे कि जो पे फिक्सेशन है, ऊपर के बैचेज़ के हो गए, इनके पे फिक्सेशन भी नहीं हुए। यानी कि सर्विसेज़ में इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हैरेसमेंट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ। इनके बारे में ये अपने बारे में यही बात बोलते रहे कि इनके साथ में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, जब-जब भी इनके द्वारा जानकारी किसी को दी गई, तो इन्हें इसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया कि तुम एससी से आते हो। इनको हमेशा वो पद दिए गए जो प्रभावशाली पद नहीं थे। इनको जहां मौका मिला वहां पर इन्हें इंसल्ट किया गया। एक मामला इन्होंने टेंपल कंस्ट्रक्शन का भी रखा। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था टेंपल का, पुलिस लाइंस में उसको रुकवाया था, उसकी वजह से भी इनके खिलाफ मामला बन गया था, यानी कि लोग इनके खिलाफ हो गए थे। यानी कि मंदिर निर्माण रुकवाने के कारण इनके साथ में जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। इनके साथ में कई जगह ऐसी जगह पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जहां इनके समकक्ष लोगों को अच्छी पोस्टिंग मिली, इन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। ऐसा इन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर आरोप लगाए। हरियाणा के डीजीपी, और इन्होंने इस सुसाइड नोट के माध्यम से जो बातें लिखी, उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, अभी रोहतक एसपी बदल चुके हैं क्योंकि नरेंद्र बिजारनिया को छुट्टी पर भेज दिया गया है। नहीं, शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, उनको शायद एपीओ किया गया है। समेत 15 मौजूद और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। सुसाइड के बाद शाम को जब खुलासा हुआ कि एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था, तो इस बात से एक नया मोड़ खुल करके आ गया। क्योंकि नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि सुशील ने पूछताछ में पूरण कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूल की थी। 7 अक्टूबर तक पूरण कुमार को पुलिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था। मतलब इनके मन में एक भय बैठ गया और उस भय बैठने के बाद इन्होंने रोहतक एसपी का नाम लिख दिया उस नोट में। ये नरेंद्र बिजारनिया ने अपनी तरफ से बताया कि हमने पिछले दिन, चूंकि जिसको गिरफ्तार किया था, जो ड्राइवर था इनका, गनमैन था इनका, वो गनमैन सुशील कुमार, उस गनमैन ने इस बात को स्वीकारा था कि ये पैसा वो पूरण कुमार के लिए लेकर जा रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी इंसल्ट का डर हुआ और वो अपने आप को मार लिए। ये पुलिस का पक्ष था उस समय नरेंद्र बिजारनिया का, जो एसपी थे। ठीक है साहब। वाइफ लौट कर आती हैं, लौट करके आकर चंडीगढ़ पहुंचती हैं और वो वहां पर चंडीगढ़ पुलिस को केस दर्ज कराती हैं। सेक्टर 11 में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ शिकायत की जाती है और आरोप लगता है जातिगत भेदभाव और प्रताड़ित करने का। डीजीपी के कहने पर रोहतक एसपी ने उनके खिलाफ रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में झूठा मामला दर्ज कराया। एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा आरोप लगाया जाता है। 15 लोगों पर एफआईआर होती है और सुसाइड के तीसरे दिन जाकर के चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब आप पूछेंगे कि चंडीगढ़ पुलिस की सक्रियता क्यों नहीं? क्योंकि मामला स्टेट का फंसा है। चंडीगढ़ पुलिस यहां पर इन्वॉल्व हो रही है। अब चूंकि मौत चंडीगढ़ में हुई है, इसलिए मामला चंडीगढ़ में दर्ज हुआ। 15 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कपूर पंजाबी हैं और पंजाबी पंजाब के हैं, तो ऐसे में पंजाब के अंदर इनके लिए लॉबिंग हो रही है। ऐसे में नरेंद्र बिजारनिया के बारे में भी बता दूं, वो राजस्थान के हैं, वो सीकर से हैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए उन पर गंभीर आरोप लगे। अब देखना होगा कि राजस्थान के अंदर इसका क्या माहौल आता है। फिलहाल के लिए तो ये चल रहा है, क्योंकि अब हुआ ये कि इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए महापंचायत का आह्वान कर दिया।
इस बीच में पुलिस के द्वारा एसआईटी गठित की जाती है। एक आईजी लेवल के रैंक को चंडीगढ़ पुलिस ने जिम्मेदारी सौंपी। एक एसआईटी का गठन हुआ। उसके अंदर चंडीगढ़ के एसएसपी कमलदीप कौर, डीएसपी चरणजीत सिंह किर्क, सिटी एसपी, ऐसे ही एसडीएफओ, ये सबको शामिल किया गया। एफआईआर में आरोपियों के नाम मतलब पहले आरोपी अधिकारियों के नाम नहीं लिखे गए थे। इसके अलावा मतलब इन सारी चीजों को फिर परिवर्तित करवाया गया, धाराओं को परिवर्तित करवाया गया। इस बीच में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले मांग की जा रही थी उनकी पत्नी के द्वारा कि उन नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिनके दबाव में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए परिवार सहमत नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस बात से प्रभावित होकर के 12 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान होता है कि सब बुलाया जाएगा, और ये इनकी पत्नी के द्वारा रविदास गुरुद्वारे के अंदर एक महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर मांग की जाती है कि कैसे मतलब सरकार पर दबाव क्रिएट किया जाए कि जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार की मजबूरी क्या है? सरकार की मजबूरी यह है कि पुलिस के सबसे बड़ी मुखिया के ऊपर सवाल जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सवाल जा रहा है, प्रशासन जिनसे चल रहा है उनके नाम उसमें चले आए। तो सीएम की मजबूरी ये पड़ गई कि उन लोगों को सीधा अगर उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर सारा सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन यहां पर दूसरा सवाल जो हमको पढ़ाया जाता है, समानता का अधिकार, उसका क्या हुआ? हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश में तो कितना भी पैसे वाला हो चाहे आम आदमी हो, न्याय के सामने सब समान। लेकिन यहां पर न्याय कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता दिखा परिवारजनों को, इसीलिए उन्होंने महापंचायत बिठाकर एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया ताकि सरकार कुछ कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, इस बात के ऊपर अपोजिशन सक्रिय होता है। अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी परिवारजनों से मिलने जाते हैं और वो परिवारजनों को साथ सांत्वना साझा करते हुए सरकार से कहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग उठती है। इस बीच में चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरफ से सारे मामले के अंदर, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस इस समय डेड बॉडी को उठाकर चंडीगढ़ पीजीआई ले जा चुकी थी, जांच के लिए परिवारजनों से रिक्वेस्ट की जा रही थी। इस बीच में हाईकोर्ट की एंट्री होती है और हाईकोर्ट अपनी तरफ से डिमांड करती है कि भाई, हाईकोर्ट कहता है कि आप इसको चंडीगढ़ की हाईकोर्ट का वो आता है, आदेश आता है कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। ऐसे में परिवारजनों के साथ में जो मुलाकात हुई, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट नहीं, चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश था कि भाई इस बात में आप पोस्टमार्टम करवाइए इनका। तो आज इनका पोस्टमार्टम फिलहाल हो रहा है। पुलिस अपनी तरफ से जिन चीजों को जुटाने का प्रयास कर रही है वो ये कि ये जो सुसाइड हुआ उस समय लैपटॉप पर सुसाइड नोट किसने लिखा, उस लैपटॉप को लेने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गहन जांच की तैयारी चल रही है। पत्नी इनकी तैयार हो गई है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट निकल के आएगी उससे जांच में सहयोग मिलेगा। इस तरह से यहां पर फिलहाल के लिए इनकी जांच की जा रही है। जो भी खुलासे होंगे आगे जांच में पता चलेंगे। चंडीगढ़ पुलिस इस पर काम कर रही है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आ चुका है। उधर संदीप कुमार के परिवारजन ये जिद कर रहे हैं कि जब तक ये जो इनकी पत्नी है इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, जो आईएएस ऑफिसर है इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक हम संदीप कुमार का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वो आरोप इस तरह के क्यों लगा रहे हैं? बोले इनके चलते सब लोगों की जो गिरफ्तारियों की बात आ रही है, इससे पूरे प्रशासन पर दबाव आता चला जा रहा है। ये पूरी की तरह से जाट की राजनीति, वो दलित की राजनीति करते हुए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हरियाणा में नया ट्विस्ट ये है कि एक पोस्टमार्टम तो आज पूर्ण कुमार का हो रहा है, लेकिन संदीप कुमार के पोस्टमार्टम का अभी अपडेट आना बाकी है। इस बीच में सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह पर ओपी सिंह को ऑफिशियली पुलिस फोर्स का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है कार्यकारी तरीके से, और वो इस समय हरियाणा के डीजीपी का काम संभाल रहे हैं। तो ये एक तरीके से पुलिस, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार, पुलिस के अंदर पदों की नियुक्ति, जाति व्यवस्था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तमाम चीजों से जुड़ा मामला है। राजनीति भी इन्वॉल्व है। इन सारी बातों को संभवतः हमने एक सेशन में समेटने का थोड़ा बहुत जो प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट्स हैं, ऑल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मांग है कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी जिसने सुसाइड करते समय यह बात बोली कि मेरे साथ इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए, इस तरह की कांग्रेस द्वारा मांग की गई। ठीक इसी तरह से सरकार की तरफ से चिराग पासवान ने भी उनको परिवारजनों को आश्वस्त किया कि हाँ, वो पूरी तरह से जांच होगी। अब पूरी तरह से चंडीगढ़ पुलिस की निष्पक्ष जांच पर भरोसा करते हुए पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की चीजें तय की जा रही हैं। हरियाणा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से यहाँ के जातिगत समीकरणों का प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि फिलहाल आप लोगों को ये जाति पूरी बात जो है वो समझ में आ गई हो। बाकी जो भी तथ्यात्मक रूप से आपको अतिरिक्त जानकारी हो, कृपया करके कमेंट्स में अपडेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाकी